नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंजू एग्जाम एकेडमी में। अगर आप यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी टीआरई 4 या अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 10 के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू करेंगे। ये प्रश्न पिछले वर्षों के परीक्षा ट्रेंड, एनसीईआरटी कंसेप्ट और संभावित प्रश्नों पर आधारित हैं। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में एनसीईआरटी से आने वाले प्रश्न बिल्कुल सही हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोग कंप्लीट एनसीईआरटी देखना चाह रहे हैं 9th से 12th तक तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है जिसमें 9th की कंप्लीट करवाई गई है, 10th की कंप्लीट करवाई गई है और 11th की। 11th में 2 बुक है, एक स्टैटिक्स का है और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आज अंतिम क्लास है, स्टैटिक्स का कुछ समय बाद स्टार्ट होगा। इसके बाद हम लोग क्लास 12th का हम लोग देखेंगे। बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। आज का रहा ये पहला प्रश्न। देखिए, यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल अंजू एग्जाम एकेडमी को ज्वाइन करिए, वहाँ पे डेली का डेली पीडीएफ दिया जाता है। चलिए, आज का रहा ये पहला प्रश्न। भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलना मुख्य रूप से किन संकेतों के आधार पर की जाती है? प्रश्न क्या दिया है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? चैप्टर नंबर 10 है भारत और उसके पड़ोसी देशों के विकास अनुभवों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इससे प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलना मुख्यतः किन संकेतों के आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए है केवल सैन्य शक्ति, केवल जनसंख्या शक्ति, ऑप्शन सी है आर्थिक सामाजिक विकास संकेतक और ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधन। बताइए। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, उस पर 30 नंबर मतलब 30 प्रश्नों को देखेंगे तो 30 नंबरिंग डाल लीजिए और जो प्रश्न आप लोग करिए हमारे से पहले प्रश्न पढ़ लूँगी, 5 सेकंड रुकूंगी, उसके बाद आंसर बताऊंगी। तो आप आंसर पहले बता करके ट्रिक करिएगा और देखिएगा कि कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा क्लास के अंत में। ठीक है, बताइए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो हम लोग आर्थिक और सामाजिक विकास संकेतक के आधार पर तुलना करते हैं। ऑप्शन सी यानी भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलना हम लोग आर्थिक सामाजिक विकास के संकेतक पर करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलना जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, मानव विकास जैसी आर्थिक एवं सामाजिक संकेतकों के आधार पर की जाती है। प्रश्न नंबर 2, चीन की आर्थिक सुधार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1991 में, 1985 में, 1978 में, 1965 में? बताइए प्रश्न नंबर 2। तो चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी चीन में 1978 में डेंग सियाओपिंग के नेतृत्व में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए थे। इन सुधारों के बाद चीन में कृषि, उद्योग और विदेशी निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। प्रश्न नंबर 3 है भारत में नई आर्थिक नीति यानी एलपीजी रिफॉर्म किस वर्ष लागू की गई थी? 1991 में, 1978 में, 2001 में, 1980 में? तो कब की गई थी? 1991 में। ऑप्शन ए सही होगा। और उस समय क्या किया गया था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक संकट में उबारना और अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चा नीति लागू थी? प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक बच्चा नीति लागू की थी? बताइए। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है चाइना। प्रश्न नंबर 4, तो वन चाइल्ड पॉलिसी एक बच्चा नीति किस देश ने लागू की थी? तो वो है चाइना। ऑप्शन डी सही होगा। यानी चीन में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक बच्चा नीति लागू की गई थी। बाद में बदलती जनसंख्या संरचना और वृद्धावस्था की समस्याओं के कारण इस नीति में परिवर्तन किया गया था। प्रश्न नंबर 5 है मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? डब्ल्यूबी, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ या यूएनडीपी? प्रश्न नंबर 5 का बताइए। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया या प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। यानी मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें किसी देश के विकास का आकलन जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 6,
भारत, चीन और पाकिस्तान में सबसे पहले व्यापक आर्थिक सुधार किन देशों में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है तीनों में एक साथ। प्रश्न नंबर 6 को बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो कौन होगा? तो होगा चीन। ऑप्शन बी सही है। चीन भारत और पाकिस्तान से पहले व्यापक आर्थिक सुधार देश में प्रारंभ किया था। यानी चीन ने 1978 में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए, जबकि भारत ने 1991 में व्यापक आर्थिक सुधार लागू किए गए थे और पाकिस्तान में भी सुधार हुए, लेकिन चीन ने सबसे पहले व्यापक सुधार शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अर्थव्यवस्था को समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था कहा? समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था किस देश ने कहा था? भारत ने, पाकिस्तान ने, चीन ने, नेपाल ने। प्रश्न नंबर 7, तो किसने कहा था? चीन ने कहा था। ऑप्शन सी होगा। चीन में ने सामाजिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हुए बाजार आधारित आर्थिक सुधार अपनाए। इस मॉडल में को समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, एनसीईआरटी के अनुसार भारत की तुलना में चीन की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है केवल आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी है प्रारंभिक आर्थिक सुधार एवं उच्च निवेश, ऑप्शन सी है केवल कृषि, ऑप्शन डी है केवल विदेशी सहायता। प्रश्न नंबर 8 को बताइए। तो क्या होगा? प्रारंभिक आर्थिक सुधार और उच्च निवेश। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। यानी चीन ने समय रहते आर्थिक सुधार लागू किए तथा आधारभूत संरचना, उद्योग और मानव पूंजी में बड़े निवेश किए। इससे उसकी आर्थिक वृद्धि तेजी से हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में आर्थिक सुधार लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है विदेशी व्यापार समाप्त करना, ऑप्शन बी है आर्थिक संकट से उबरना एवं विकास को गति देना, ऑप्शन सी है कृषि समाप्त करना, ऑप्शन डी है केवल सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा प्रश्न नंबर 9 का। तो कौन सा होगा? तो आर्थिक संकट से उबरना और विकास को गति देना, यही था। यानी भारत में आर्थिक सुधार लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यही था ना कि आर्थिक संकट से उबरना और विकास को गति देना था। अगला प्रश्न है, यानी 1991 में क्या हुआ था? भारत में गंभीर भुगतान संकट, संतुलन संकट से जूझ रहा था 1991 में। तो इस संकट से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने में सर्वाधिक सफलता मिली है? यानी किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने में सर्वाधिक सफलता मिली है? भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 10, तो किसे? चीन को। ऑप्शन सी सही होगा। यानी चीन ने कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि दर को काफी हद तक नियंत्रित किया। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी सामने आए। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की तुलना में चीन के प्रति व्यक्ति आय अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है अधिक जनसंख्या, ऑप्शन बी है उच्च आर्थिक वृद्धि एवं उत्पादकता, ऑप्शन सी है अधिक कृषि भूमि, ऑप्शन डी है अधिक खनिज संसाधन। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कौन सा सही होगा? बताइए। कौन सा सही होगा? बताइए। तो उच्च आर्थिक वृद्धि एवं उत्पादकता। भारत की तुलना में चीन में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने का प्रमुख कारण यही कि उच्च आर्थिक वृद्धि और उत्पादकता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी चीन ने उद्योग, निर्यात, आधारभूत संरचना और मानव पूंजी में बड़े निवेश किए, जिससे उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश ने 1991 के आर्थिक उदारीकरण अपनाया था? भारत ने, चीन ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने। प्रश्न को पलटा है, क्वेश्चन वही है। कंसेप्ट क्लियर, सवाल क्लियर। तो क्या होगा? भारत ने न अपनाया था जी आर्थिक उदारीकरण, यानी एलपीजी में जो लिबरलाइजेशन था तो वो 1991 में भारत ने अपनाया था। ये बताइए, जब भारत में एलपीजी कंसेप्ट अपनाया था तो उसमें वित्त मंत्री कौन थे और पीएम कौन थे? बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 13, एनसीईआरटी के अनुसार मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और रक्षा व्यय। प्रश्न नंबर 13 को बताइए। यहाँ पे क्या पूछा है? शामिल नहीं है मानव विकास में।
तो रक्षा व्यय नहीं शामिल है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI में जीवन प्रत्याशा शामिल है और शिक्षा शामिल है और प्रति व्यक्ति आय शामिल है। प्रश्न नंबर 14 को ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलना में सबसे पहले जनसंख्या नीति को प्रभावी रूप से लागू करने वाला देश कौन था? चीन, भारत, पाकिस्तान, तीनों समान समय पर। तो कौन था बताइए? कौन था? चीन था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यानी चीन ने एक बच्चा नीति लागू कर जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, जबकि भारत और पाकिस्तान ऐसी कठोर नीति नहीं अपनाई गई थी। प्रश्न नंबर 15 है। एनसीईआरटी के अनुसार भारत और चीन की तुलना में पाकिस्तान की प्रमुख चुनौती क्या रही है? ऑप्शन ए है औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन बी है बेहतर मानव विकास, ऑप्शन सी है राजनीतिक अस्थिरता और धीमी आर्थिक विकास, और ऑप्शन डी है अत्यधिक निर्यात। तो क्या होगा? राजनीतिक अस्थिरता और धीमी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है। निम्नलिखित में से किस देश ने निर्यात उन्मुख और औद्योगिकरण की रणनीति को सबसे प्रभावी ढंग से अपनाया था? भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 16। तो चीन ने अपनाया था। चीन ने निर्यात उन्मुख औद्योगिकरण की नीति अपनाकर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया। इससे विदेशी निवेश, रोजगार और निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई थी। प्रश्न नंबर 17 है। भारत की तुलना में चीन में तीव्र औद्योगिक विकास का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए है केवल अधिक प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है प्रारंभिक आर्थिक सुधार, विदेश आर्थिक क्षेत्र एवं विदेशी निवेश, और केवल जनसंख्या अधिक, केवल कृषि। बताइए प्रश्न नंबर 17। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो क्या होगा प्रश्न नंबर 17 का? बी सही होगा। यानी चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र, विदेशी निवेश और निर्यात उन्मुख औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, जिससे उसका औद्योगिक विकास तेज हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है। एनसीईआरटी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका प्रारंभिक वर्ष में सबसे अधिक रही है? भारत का, पाकिस्तान का, चीन का, नेपाल का। प्रश्न नंबर 18। तो क्या होगा? भारत का, ऑप्शन ए सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसमें आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी थी। प्रश्न नंबर 19 है। भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलना में जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय सुधार का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? क्या दिया है? भारत, चीन, पाकिस्तान की तुलना में जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय सुधार का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है रक्षा व्यय में वृद्धि, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में सुधार, ऑप्शन सी है केवल औद्योगिकरण, ऑप्शन डी है केवल निर्यात में वृद्धि। तो क्या होगा? स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में सुधार। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी सही होगा। यानी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, पोषण और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 20 है। भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलना में अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलना में अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल देश की रैंकिंग करना, केवल जीडीपी की तुलना करना, विभिन्न विकास नीतियों एवं उसके परिणामों को समझना, और ऑप्शन डी है केवल जनसंख्या की तुलना करना। तो क्या होगा? विभिन्न विकास नीतियों और उनके परिणामों को समझना, ऑप्शन सी सही है। यानी इस अध्याय का उद्देश्य है भारत, चीन, पाकिस्तान की विकास नीतियां, उपलब्धियों एवं चुनौतियों की तुलना करके यह समझना है कि अलग अलग नीतियां आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 21। भारत, चीन और पाकिस्तान में से किस देश ने सबसे पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना पर पैमाना, मतलब भारत,
चीन और पाकिस्तान में से किस देश ने सबसे पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना बड़े पैमाने पर की? चीन, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यानी सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना बड़े पैमाने पर किस देश ने किया था? तो वो है चीन। चीन ने किया था। चीन ने 1980 के दशक में शेनझेन सहित कई आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की। इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश, निर्यात और औद्योगिक विकास को गति दी। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन की विकास रणनीति के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है चीन ने विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन बी है चीन ने बाजार आधारित सुधारों के साथ साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। ऑप्शन सी है चीन ने केवल कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया। ऑप्शन डी है चीन ने निजी उद्योगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। प्रश्न नंबर 22 तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, चीन ने बाजार आधारित सुधारों के साथ समाजवादी व्यवस्था को भी बनाए रखा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 23, भारत में आर्थिक नीति में 1991 के सुधारों का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रतिस्पर्धा एवं खुला बनाना। ऑप्शन सी है आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन डी है कृषि का राष्ट्रीयकरण करना। प्रश्न नंबर 23 तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी और खुला बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न को देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। एनसीईआरटी के अनुसार मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से आगे माना जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। कौन माना जाता है? चीन। ऑप्शन सी सही होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा जैसी मानव विकास संकेतकों में चीन का प्रदर्शन भारत की तुलना में बेहतर रहा है। प्रश्न नंबर 25 है, भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलनात्मक अध्ययन के मुख्य रूप से क्या सीख मिलती है? केवल प्राकृतिक संसाधनों की विकास का आधार मिलता है? केवल जनसंख्या के आर्थिक विकास निर्धारित करती है? ऑप्शन सी है प्रभावी नीतियां मानव पूंजी और आधारभूत संरचना विकास को गति देती हैं। ऑप्शन डी केवल विदेशी सहायता से विकास संभव है। बताइए तो क्या होगा? ऑप्शन सी प्रभावी नीतियां मानव पूंजी और आधारभूत संरचना विकास को गति देती हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। यानी एनसीईआरटी का मुख्य निष्कर्ष यह है कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए सही नीतियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन में निवेश अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 26 है, चीन की तीव्र आर्थिक प्रगति में निम्नलिखित में से किस कारक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है? ऑप्शन ए है विदेशी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध। ऑप्शन बी है निर्यात उन्मुख औद्योगिकरण एवं विदेशी निवेश। ऑप्शन सी है केवल कृषि पर निर्भरता। ऑप्शन डी है रक्षा व्यय में वृद्धि। प्रश्न नंबर 26 तो क्या होगा? निर्यात उन्मुख औद्योगिकरण एवं विदेशी निवेश। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया है? भारत ने, चीन ने, पाकिस्तान ने, नेपाल ने। किसने? तो भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। यहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों का अस्तित्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, एनसीईआरटी के अनुसार भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास अनुभवों की तुलना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल जीडीपी की तुलना करना, केवल जनसंख्या की तुलना करना, विभिन्न विकास नीतियों के प्रभावों को समझना। ऑप्शन डी है केवल निर्यात की तुलना करना। प्रश्न नंबर 28 तो क्या होगा? विभिन्न विकास नीतियों के प्रभावों को समझना। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश ने आर्थिक सुधार भारत से पहले प्रारंभ किए लेकिन समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखा? तो वो है चीन। चीन ने 1978 में आर्थिक सुधार शुरू किए लेकिन अपनी समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखा। प्रश्न नंबर 30 है, आज का रहा ये अंतिम प्रश्न। एनसीईआरटी के अनुसार भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के विकास अनुभवों से सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली है? बताइए। केवल रक्षा व्यय बढ़ाना, केवल जनसंख्या नियंत्रण करना, या प्रभावी आर्थिक नीतियों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाना, या ऑप्शन डी है केवल आयात कम करना। दोस्तों बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा
और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रभावी आर्थिक नीतियों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं में निवेश बढ़ाना। दोस्तों, इस तरह हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ और आज 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया एक बुक। अब हम लोग स्टैटिक्स को बाद में देखेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th को देखेंगे। इसमें 2 पुस्तक हैं, एक समष्टि अर्थशास्त्र है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसमें 6 चैप्टर हैं और इसमें 5 चैप्टर हैं। कुल 11 दिन लगेंगे जिससे हम लोग की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। एक अध्याय का एक दिन में एमसीक्यू आ रहा है। तो ये कमेंट करिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूं या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूं। तो मैं सोच रही हूं पुस्तक 2 व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट करें। कल हम लोग देखते हैं अध्याय 1 अर्थशास्त्र का परिचय देखेंगे। आप लोग जरूर जुड़िएगा। और ये सब आप लोगों का चैप्टर आपके सिलेबस का भाग है। इंडियन इकोनॉमी भी है, माइक्रो भी है, मैक्रो भी है। ये सब आप लोगों की इकोनॉमिक्स जो टीजीटी पीजीटी जैसी या जहाँ भी इकोनॉमिक्स शिक्षक भर्ती में पूछी जाती है, इस सब का मूल पार्ट है ये सब। ठीक है। और जो मैं प्रश्न तैयार कर रही हूँ वो हाई लेवल एमसीक्यू और ये टीजीटी पीजीटी जीआईसी बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य टीचिंग एग्जाम को टारगेट करके उसको ध्यान में रख करके उसके हिसाब से तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग एक बार सुझाव जरूर दीजिएगा कि सेशन कैसा रहा। कुछ कमी लग रही तो भी बताइएगा। और क्या मैं सेकंड पुस्तक को स्टार्ट करूं या फर्स्ट को? आप लोग जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हमें समय मिलेगा ना एमसीक्यू तैयार करने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, आप लोग कमेंट जब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट का आप लोगों का इंतजार रहता है बेसब्री से। थैंक यू।